आज के टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी कण या बॉडी अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में पृथ्वी पर गिर रही है तो उस पर कोरियोलिस बल कितना लगेगा और उस कोरियोलिस बल का उस वस्तु पर, उस कण पर क्या प्रभाव होगा। इससे पहले के टॉपिक में हमने ये जाना था कि कोई वस्तु यदि क्षैतिज दिशा में पृथ्वी पर चल रही है तो उस पर कोरियोलिस बल कितना होगा। उस समय जो चित्र हमने उपयोग में लिया था वही चित्र हम यहाँ उपयोग में लेंगे। आप देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ हमने यह माना था कि जो कण है वो क्षैतिज दिशा में चल रहा है, परंतु अब हम इस टॉपिक में ये मानेंगे कि वही कण ऊर्ध्वाधर दिशा में गिर रहा है। तो अगर वह कण ऊर्ध्वाधर दिशा में गिरता है तो उसका वेग होगा d-r/dt इज इक्वल टू -v यूनिट वेक्टर k'। इसी तरह पृथ्वी के कोणीय वेग के घटक भी चित्रानुसार j' एवं k' दिशा में होंगे। अतः हम लिख सकते हैं कोणीय वेग के लिए ओमेगा इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्डा j' प्लस ओमेगा साइन लैम्डा k'। तो कोरियोलिस बल होगा Fc इज इक्वल टू -2m मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्रॉस d'(r/dt) इज इक्वल टू -2m मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा v कॉस लैम्डा i', अर्थात ओमेगा का मान और d'(r/dt) का जो मान है उसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें मिलेगा Fc इज इक्वल टू -2m मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा v कॉस लैम्डा यूनिट वेक्टर i', अर्थात 2m v ओमेगा कॉस लैम्डा i'। चूँकि i' की दिशा पूर्व की ओर है इस चित्र में, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ऊपर से गिरते कण थोड़ा सा पूर्व की ओर हटता जाएगा, क्योंकि जो कोरियोलिस बल लग रहा है वो उस कण पर पूर्व दिशा में लग रहा है। अतः न्यूटन के नियम से i' अर्थात x अक्ष पर गति का समीकरण हम लिख सकते हैं इस तरह। बल की जगह हम कोरियोलिस बल की जगह हम लिख सकते हैं md²x/dt² इज इक्वल टू 2mv ओमेगा कॉस लैम्डा। तो ये गति का समीकरण हुआ। चूँकि कण ऊर्ध्वाधर गिर रहा है इसलिए किसी समय पर उस कण का जो ऊर्ध्व वेग होगा, वर्टिकल वेलोसिटी होगी, वो होगी v इज इक्वल टू gt। तो उसी समीकरण से हम लिख सकते हैं md²x/dt² इज इक्वल टू 2m, v की जगह अब हमने लिखा gt और ओमेगा कॉस लैम्डा। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा dx/dt इज इक्वल टू 2g ओमेगा t²/2 कॉस लैम्डा प्लस एनी कांस्टेंट a। इस कांस्टेंट a का मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि t इक्वल टू 0 पर जो वेग है, जब वस्तु ने गिरना शुरू किया था, कण ने गिरना शुरू किया था, उस समय t इज इक्वल टू 0 समय पर उसका वेग शून्य होगा। तो इसलिए dx/dt को हम शून्य ले सकते हैं और ये मान यूज़ करने पर हमें a का मान मिलेगा 0। a की वैल्यू इस समीकरण में रखने पर dx/dt इज इक्वल टू g ओमेगा t² कॉस लैम्डा। इसको एक बार फिर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1/3g ओमेगा t³ कॉस लैम्डा प्लस b। फिर इस b का मान निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे एक कंडीशन कि समय 0 पर t इज इक्वल टू 0 पर हम जानते हैं कि जो कण का विस्थापन है x पूर्व दिशा में वो भी 0 ही होगा। अतः b का मान हमें 0 मिलेगा और इसलिए x इज इक्वल टू 1/3g ओमेगा t³ कॉस लैम्डा। यहाँ x किसी समय t पर, किसी क्षण t में ऊर्ध्व गिरते पदार्थ का x अक्ष की दिशा में विस्थापन प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में यह विक्षेप पूर्व की ओर होगा। चूँकि ऊर्ध्व गिरने वाले कण के लिए ऊर्ध्व गिरी हुई ऊंचाई का हम समीकरण लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हाफ gt²। तो यहाँ से हम t का मान निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g।
ये टी का मान अगर हम ऊपर वाली समीकरण में रखें तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1/3 g ओमेगा कॉस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 2h/g⁻³ अर्थात x इज इक्वल टू 2/3 h ओमेगा कॉस लैम्डा 2h/g⁻²। तो ये विस्थापन होगा उस कण का जो कि ऊर्ध्वाधर दिशा में पृथ्वी पर गिर रही है। ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कोरियोलिस बल का प्रभाव यदि कण क्षैतिज दिशा में चलता है, वो हमने पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था, और इस टॉपिक में यदि कण ऊर्ध्वाधर दिशा में गिरता है तो अब हम ये देखेंगे कि इसी बल के कारण पृथ्वी के परिभ्रमण का गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात जी पर क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी जो घूमती है और उसका अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा माने तो उसका जी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ अर्थ्स रोटेशन ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए आप इस चित्र में कण हमने लिया है ए पॉइंट पर रखा हुआ है, और ए पॉइंट पर मान लीजिए जो जी का मान है वो g0 है सपोज। तो इस बिंदु पर पृथ्वी का साथ घूमते दर्शक के द्वारा नापा गया गुरुत्वाकर्षण मान लीजिए जी लैम्डा निम्न समीकरण के अनुसार दिया जा सकता है। मैं फिर से ये बताना चाहूँगा कि चित्र के अनुसार कोई बिंदु ए जो हम उत्तरी गोलार्ध में ले रहे हैं, माना कि वो लैम्डा अक्षांश पर रखा हुआ है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस बिंदु पर जो त्वरण GO उत्पन्न होता है, इसी बिंदु पर पृथ्वी के साथ घूमते दर्शक के द्वारा नापा गया गुरुत्वाकर्षण जी लैम्डा निम्न समीकरण के अनुसार दिया जाएगा। यानी जी लैम्डा और GO में क्या संबंध होगा वो हम जानना चाहेंगे। जी लैम्डा वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो वहाँ पर लैम्डा अक्षांश पर बैठा हुआ दर्शक ऑब्जर्व करेगा। जी लैम्डा इज इक्वल टू GO माइनस 2 ओमेगा क्रॉस B माइनस ओमेगा क्रॉस R। यहाँ पर जो V है वो बिंदु A पर कण का वेग है एवं R केंद्र से A की दूरी है। यदि A पर कण गतिमान ना हो, यदि वो A पर कण गतिमान नहीं होता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, और हम जानते हैं कि यदि कण स्थिर है घूमते निर्देश फ्रेम में तो उस पर कोरियोलिस बल नहीं लगेगा। तो उस स्थिति में जी लैम्डा इज इक्वल टू GO माइनस ओमेगा क्रॉस R, क्योंकि अब जो कोरियोलिस बल है जिसका मान है -2 ओमेगा क्रॉस B, उसका मान 0 हो जाएगा। यदि y अक्ष ओमेगा के अनुदिश लें एवं x अक्ष उसके लंबरूप लें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा J। तो इसलिए वेक्टर GO का मान होगा वेक्टर GO इज इक्वल टू माइनस GO कॉस लैम्डा यूनिट वेक्टर I माइनस GO साइन लैम्डा यूनिट वेक्टर J, अर्थात माइनस GO इज इंटू कॉस लैम्डा I प्लस साइन लैम्डा J। यहीं से R की जो वैल्यू होगी, जो पोजीशन है पॉइंट A की, उसके लिए हम लिख सकते हैं वेक्टर R इज इक्वल टू R कॉस लैम्डा I प्लस साइन लैम्डा J। तो अब जी लैम्डा का मान होगा माइनस GO कॉस लैम्डा I प्लस साइन लैम्डा J माइनस ओमेगा J क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ओमेगा J क्रॉस R मल्टीप्लाई बाय कॉस लैम्डा I प्लस साइन लैम्डा J। ये वैल्यू, इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें जी लैम्डा की वैल्यू मिलेगी माइनस GO कॉस लैम्डा माइनस ओमेगा स्क्वायर R कॉस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय I माइनस GO साइन लैम्डा J। अर्थात लैम्डा अक्षांश पर जी लैम्डा का जो परिमाण है, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो जी लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट जी लैम्डा डॉट जी लैम्डा वेक्टर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जी लैम्डा डॉट जी लैम्डा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जी लैम्डा का मान लिख के इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा जी लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट
जी ओ स्क्वायर माइनस 2 जी ओ ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। चूँकि ओमेगा एक बहुत छोटी राशि है तो ओमेगा रेज टू पावर 4 की वैल्यू को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो उसको नेगलेक्ट करते हुए फिर हमें मिलेगा जी लैम्डा इज इक्वल टू जी ओ अंडर रूट 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा अपॉन जी ओ, अर्थात जी लैम्डा इज इक्वल टू जी ओ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। बाइनोमियल थ्योरम से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो समीकरण है ये अपकेंद्रित त्वरण को बताएगा, जी लैम्डा ये जो समीकरण है ये अपकेंद्रित त्वरण द्वारा लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव को दर्शाता है। चूँकि कोरिलेस बल शून्य है तो जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अर्थात अपकेंद्रित त्वरण के कारण जो जी पर प्रभाव होगा वो हम इस समीकरण के द्वारा देंगे, जी लैम्डा इज इक्वल टू जी ओ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ध्रुव पर हम जानते हैं कि लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो कॉस लैम्डा 0 हो जाएगा। तो ध्रुव पर जो गुरुत्वीय त्वरण है जी पी पोल पर, वो हम लिख सकते हैं जी, अर्थात पोल पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो जी के ही बराबर होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव से नीचे की तरफ आएंगे, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे, तो जी का मान घटता चला जाएगा। और वो घटेगा क्यों? क्योंकि जी जीरो में से ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा का मान घटता चला जाता है। भूमध्य रेखा पर देखें तो लैम्डा की वैल्यू 0 होगी तो कॉस लैम्डा 1 हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा गुरुत्वीय त्वरण पर। तो भूमध्य रेखा पर अगर हम जी का मान जी ई से लिखें तो जी इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये इक्वेशन हमें बताती है भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम एट इक्वेटर। धन्यवाद।